हेलो डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये आने वाला साल बहुत अच्छा जाए, है ना। ठीक है। और इस बार ये वाले साल में आपको आराम करने को कम मिले। आपने 2020 में बहुत रेस्ट कर लिया है। अब थोड़ा इस 2021 में पढ़ाई कर लेना, है ना। ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे, हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होने वाली है। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 कंप्लीट कर लेंगे। हमारा यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक बचा है डेंटल प्रोडक्ट। आपको सिलेबस समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये एक बात बता देती हूँ कि आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि मैं आपका कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ, सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड रहे। कभी भी मैं आपका टेस्ट ले सकती हूँ। उसमें मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगी, है ना, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज दूंगी। और फिर उसमें आपको कुछ थ्योरी क्वेश्चंस दूंगी, एक दो क्वेश्चंस थ्योरीज के रहेंगे। ठीक है। तो और आप लोगों के सेशनल भी शायद अभी जनवरी में आ सकते हैं, तो उसके पहले हम लोग एक क्लास टेस्ट ले लेंगे सबका। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, देखो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है। तो हम लोगों ने सब लास्ट लेक्चर में यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक क्या था, हमारा डेंटल प्रोडक्ट था। तो इसमें हम लोगों ने डेंटिफाइसेस के बारे में देख लिया था। डेंटिफाइसेस क्या होते हैं, जैसे टूथपेस्ट के बारे में देखा था, टूथ पाउडर के बारे में देखा था, है ना, उनका डी कंपोजिशन देखा था, है ना, उनके यूजेस देखे थे हम लोगों ने, माउथ वॉश, ये सब क्या थे इसमें डेंटिफाइसेस। ठीक। ये क्या कर रहे थे, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का काम करते हैं। डेंटिफाइसेस क्या करते हैं, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का काम करते हैं। आपके जो टीथ है उन्हें क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक। तो इसका जब हमने कंपोजिशन देखा था, उसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को पूरा ब्रीफ में पढ़ लिया था। देन फिर हमने उसके बाद में दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ा था, रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। ठीक। हमने इसमें फ्लोराइड का रोल पढ़ा था, डेंटल कैरीज क्या होते हैं। और फिर उसके बाद में हमने इसमें क्या देखा था, एंटी कैरीज एजेंट्स। एंटी कैरीज एजेंट्स क्या होते हैं, जो कि डेंटल कैरीज को, जो डिसीज है उसे प्रिवेंट करने का जो काम करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एंटी कैरीज एजेंट कहलाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम फ्लोराइड के बारे में, पूरा ब्रीफ में पढ़ा था। उसकी केमिस्ट्री देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। देन फिर हमने उसके प्रिपरेशन किस तरह से करी जाती है, यूजेस क्या है ना। सोडियम फ्लोराइड के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। अब आज हम लोग बात करेंगे डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। अब देखो, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब उसमें हमारा आएगा जिंक यूजेनॉल सीमेंट। जिंक यूजेनॉल सीमेंट आप लोगों को नाम से ही दिख रहा होगा, यूजेनॉल सीमेंट मतलब कुछ तो है, कुछ फीलर का काम करेगा या कुछ तो काम करेगा, है ना। थोड़ा तो दिमाग में आ गया होगा। तो आज हम लोग देखेंगे डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स के बारे में। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है हमारे यूनिट 2 का, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। मैंने आपको इसमें रिटर्न नोट्स भी दिए हुए हैं। बट मैं आपको, मुझे ये भी अच्छा लगा तो मैं आपको इसके थ्रू भी समझा रही हूँ। ठीक है। अब देखो, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। अब सेंसिटाइजिंग आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ तो सेंसिटिव वर्ड से रिलेटेड है ना। तो जैसे हमारी, जैसे बोलते हैं ना, सेंसिटिविटी हो गई, या फिर जैसे आपने ठंडा गरम खा लिया तो आपके जैसे दांतों में एकदम से क्या होता है कि एकदम सेंसिटिविटी होना, मतलब एकदम से आपको दर्द होना, है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो उसे ही क्योर करने के लिए, उसे ही प्रिवेंट करने के लिए क्या का यूज़ करते हैं हम लोग, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। तो देखो, बेस्ट ऑन यूजिंग टॉपिकल अप्लाइड desensitizing एजेंट विच कैन बी अप्लाइड आइदर प्रोफेशनली और कैन बी प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट फॉर होम यूज़। इसे हम लोग टॉपिकली यूज़ करते हैं। टॉपिकली मतलब हम लोग जो हमारे टीथ रहते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, और टॉपिकली यूज़ करना मतलब जो कि लोकली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अप्लाइड आइदर प्रोफेशनली मतलब डॉक्टर जो डेंटिस्ट है वो भी यूज, उनके थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रिस्क्राइब फॉर द पेशेंट फॉर होम यूज़ के लिए भी दिया जाता है। शुड नॉट इरिटेट एंड नॉट
एंडरजर द इंटीग्रिटी ऑफ द पल्प। ये क्या है, जो हमारा पल्प है, जो हमारे डेंटल, जो हमारे दांतों के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, इरिटेट नहीं होना चाहिए। इरिटेट मतलब आपको कोई दर्द, मतलब जैसे अगर आप यूज़ करा है आपने तो उसकी वजह से इरिटेशन ना हो। शुड बी रिलेटिवली पेनलेस, पेनलेस होना चाहिए। ऑन एप्लीकेशन और शॉर्टली आफ्टर वार्ड, मतलब जैसे आप लोग जब उसे अप्लाई कर रहे हो तब वो पेनलेस होना चाहिए, मतलब पेन नहीं होना चाहिए जब आप उसे अप्लाई कर रहे हो। शुड बी इजीली अप्लाइड, कैसा होना चाहिए, अब इजीली अप्लाइड हो, मतलब आप इजीली यूज़ कर सकते हो। रैपिड इन एक्शन एंड परमानेंटली अफेक्टिव, कैसा है कि ये तुरंत एक्शन देना चाहिए, है ना, रैपिडली एक्शन दे और परमानेंटली इफेक्टिव हो। ऐसा नहीं हो कि थोड़े टाइम के लिए हम लोग यूज़ कर ले, जैसे पेन किलर होता है। पेन किलर क्या होता है कि हम लोग पेन किलर लेते हैं, फिर उसके बाद में जब तक उसका वो इफ़ेक्ट देती है, जब तक वो हमारी बॉडी में रहती है और जब तक वो इफ़ेक्ट देती है तब तक क्या हमारा क्या होता है, पेन जो हमारे दर्द होता है वो थोड़े टाइम के लिए तो हाँ इफ़ेक्टिव रहती है। फिर उसके बाद में फिर वापस जैसे ही उसका एक्शन, जब वो पूरी तरह से बायोडिग्रेड हो जाती है हमारी बॉडी में, उसके बाद वो क्या करती है, एक्शन देना बंद कर देती है। तो ऐसा ना हो। शुड नॉट डिसकलर टूथ स्ट्रक्चर, ये क्या हो, डिसकलर ना कर दे हमारी, जैसे ऐसा ना हो कि सब हमारे अच्छे अच्छे चमकदार दांतों को ये पीला ना कर दे, है ना। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट का। द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज द रिडक्शन। अब रिडक्शन आपको सबको पता है, रिडक्शन में क्या होता है, मैं आप फिर से नहीं बताऊंगी, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, एच आयन रिमूव होते हैं या ओ एच आयन रिमूव होते हैं, ठीक। यह आपको बताना है। इन द डायमीटर ऑफ द dentinal tubules so as to limit the displacement of fluid in them according to Thorbridge and Silver 1990, this can be attained by। देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये जो डायामीटर होती है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स की जो डायामीटर होती है उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो जिस वजह से क्या, सो एज द लिमिट द डिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड इन दैम, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ स्मेयर लेयर प्रोड्यूस्ड बाय burnishing the exposed surface, topical application of agent that form insoluble precipitate within the tubules। देखो जब हम लोग इसे टॉपिकली यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं विद इन द ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के अंदर। इम्प्रिकेशनेशन, इम्प्रिकनेशन सीलिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स विथ प्लास्टिक रेजिन्स। Then, desensitizing agents are effective when used continuously for a period of an large at least 2 week। जब हम लोग इसे कंटिन्यूसली एटलीस्ट 2 वीक के लिए यूज़ करेंगे तो ये क्या है, मोर इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव दे होता है। देखो, देन डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स आर यूज टू प्रिवेंट सेंसिटिविटी ऑफ टीथ। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कई बार सेंसिटिविटी हो जाती है हमारे टीथ में, तो इसे क्या करता है, ये प्रिवेंट करने का काम करता है। यूजुअली टीथ आर सम वॉट सेंसिटिव टू हीट एंड कोल्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप लोग कुछ एकदम से गर्म खा लेते हो या फिर आप एकदम से ठंडा आइसक्रीम खा लेते हो या फिर ठंडा पानी पी लेते हो, तो क्या हो जाता है, आपके दांतों में एकदम से सेंसिटिविटी होने लगती है, एकदम से दर्द होता है। तो उसे ये क्या करता है, क्योर करने का काम करता है। द perception of heat and cold has been felt strongly three for some desensitizing agents are used in dental preparation so as to remove or reduce sensitivity of teeth to heat and cold। ये क्या करता है, जो हमारी सेंसिटिविटी है होती है टीथ और कोल्ड की वजह से, उसे क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। जिंक एग्जाम्पल क्या है इसके, जिंक क्लोराइड, स्ट्रोसियम क्लोराइड, जिंक यूजेनॉल, है ना, जिंक यूजेनॉल जो कि एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है। इट इज़ यूज्ड इन
It is used in dentistry when a deeper or decay close to the nerve or pulp chamber occurs. Acute or chronic pulpit occurs when tissue inside the teeth become inflamed. देखो ये क्या होता है, देखो क्या करता है, ये जो हमारी नर्व है, जैसे क्या होता है कि जब जैसे कि हमारी जो नर्व है उसमें एकदम से अगर कोल्ड या फिर जो हमारा जो टिश्यू होता है उसमें एकदम से या फिर कोई आप एकदम से ठंडा पानी पी लो या फिर गर्म पानी पी लो तो उसके ऊपर जाके लगता है तो क्या हो जाता है, सेंसिटिविटी होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फीलर यूज़ करते हैं। फीलर यूज़ करने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे एक गैप हो जाती है जिस वजह से डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। तो ये इस तरह से सेंसिटिविटी को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। दिस रिजल्ट क्रॉनिक टूथ सेंसिटिविटी और एक्चुअल टूथ एक which can be treated only if the nerve is removed. This treatment is known as रूट कैनाल थेरेपी। और इस ट्रीटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट कैनाल थेरेपी बोलते हैं। सेम वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा है, वही सब चीज़ें कि सेंसिटिव को क्योर करने का काम करता है। जो हमारे इसमें जो सेंसिटिव क्रोनिक टूथ और एक्चुअल टूथ एक्ने हो जाता है, जैसे एक मतलब दर्द होता है ना, टूथ एक होता है, तो उसको क्या करता है, ये ट्रीट करने का काम करता है। ठीक, और जो इसे जो ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट कैनाल थेरेपी। अब रूट कैनाल थेरेपी क्या होती है, देखो रूट कैनाल थेरेपी के बारे में बता देती हूँ तो आपको ये सेंसिटिविटी के बारे में पता चलेगा। ये आपका टीथ है, ठीक, ये आपका टीथ है। अब टीथ में क्या हो गया, बैक्टीरिया ने का ग्रोथ कर ली, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, डेंटल कैरीज हो गई मतलब यहाँ पे छेद हो गया, ठीक, कैविटी हो गई, स्पेस हो गई। अब स्पेस की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, बैक्टीरिया ग्रोथ कर लिया है ना। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक पूरे बैक्टीरिया हो गए। अब रूट कैनाल में हम लोग क्या करते हैं, कई बच्चों के हुआ भी होगा रूट कैनाल, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारा जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है इसे हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है ये क्या करते हैं, इसे रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद में फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर यूज़ करते हैं, फीलर यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, फीलर यूज़ करते हैं। परमानेंटली भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग इसे पूरा इतना इतना कट कर देंगे। हमारा जो टीथ है उसे डॉक्टर क्या करते हैं, पूरा इतना इतना कट करने के बाद में इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर या तो इसमें फीलर यूज़ कर देते हैं, है ना, बोलते हैं ना मसाला भरवाया, ऐसे बोलते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं घर में कि मसाला भरवाया। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, इसे पूरी तरह से कट कर देते हैं या फिर फील कर देते हैं। कट करने के बाद में यहाँ पे वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं। क्या करते हैं, आर्टिफिशियल टीथ, जो कि कुछ लोगों के आपने देखा होगा सिल्वर के टीथ होते हैं, किसी 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 के आपने देखा होगा कि गोल्ड के भी होते हैं, है ना, और किसी किसी के देखा होगा कि सेम हमारे टीथ जैसे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से इतना इतना कट करने के बाद में फिर यहाँ पे उसे क्या करते हैं, लगाते हैं और उसे एकदम नेचुरल टीथ के जैसे यूज़ होता है, ठीक। अब इसमें जिंक यूजेनॉल सीमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट, तो जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट have been used extensive extensively in dentistry since 1890। ये कब हुआ था, देखो सिंपल लैंग्वेज, ये 1890 में ही आया था। दे आर सीमेंट ऑफ लो स्ट्रेंथ, ये क्या है, लो स्ट्रेंथ की सीमेंट है, ठीक। दैट आर सीमेंट ऑफ लो स्ट्रेंथ, ऑल्सो दे आर द least irritating of all dental cement and are known to have abundant effect on exposed dentines। नाउ क्लासिफिकेशन क्या है, ये 4 टाइप के क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक होता है हमारा टेम्पररी में क्या करते हैं डॉक्टर, टेम्पररी से आपके अंदर जैसे आपके दांतों जैसे कीड़ा लग गया है आपके दांतों में, तो वो क्या करता है, कीड़ा को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं कीड़े को, और फिर वहाँ पे क्या करते हैं, टेम्पररी फीलर ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट क्या हो गया हमारा टेम्पररी, ठीक, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल टेम्पररी, ZOE। परमानेंट
सीमेंटेशन। अब परमानेंट सीमेंटेशन में क्या कहते हैं डॉक्टर? परमानेंटली सीमेंटेशन में होता है कि वो परमानेंटली सीमेंटेशन कर देते हैं कि वो, जैसे अगर फीलर यूज़ करा है डॉक्टर ने, तो वो फिर कभी भी उसमें से नहीं निकलेगा, ठीक है। टेम्पररी फीलिंग एंड थर्मल बेस, क्या है ये? टेम्पररी फीलिंग होगी, जैसे कि थोड़े टाइम बाद उसमें से वो रिमूव होने लगेगा। एंड थर्मल बेस मतलब कि जैसे आप कुछ ठंडा गर्म खा रहे हो तो उस वजह से। कैविटी लाइनर भी ये इसका टाइप है, ठीक। कैविटी लाइनर मतलब जो हमारी कैविटी हुई है उसके लिए, ठीक है। ZOE सीमेंट इज अवेलेबल एज पाउडर और लिक्विड, ये दो फॉर्म में हो सकते हैं, पाउडर और लिक्विड में। टू पैच सिस्टम, और इसमें क्या होता है? टू पैच सिस्टम भी बोल सकते हैं। सेटिंग रिएक्शन, अब इसका सिटिंग रिएक्शन मतलब किस तरह से ये सेटल होती है, किस तरह से सिटिंग करते हैं इसका। इन द फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस ऑफ जिंक ऑक्साइड टू इट्स हाइड्रोक्साइड टेक प्लेस। वाटर इज असेंशियल फॉर द रिएक्शन, जो वाटर है वो असेंशियल होता है। डिहाइड्रेटेड जिंक ऑक्साइड विल नॉट रिएक्ट विथ डिहाइड्रेटेड यूजेनॉल। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस हो रहा है, किसका? जिंक ऑक्साइड का। किसके साथ में? वाटर के साथ में, ठीक। वाटर के साथ में जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। द रिएक्शन प्रोसेस्ड एज अ टिपिकल एसिड बेस रिएक्शन। फिर उसके बाद में इसे जो हम इसके बाद में इसे फर्दर प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा? जो जिंक हाइड्रोक्साइड बना है, क्या बना है? जिंक हाइड्रोक्साइड बना है हमारी फर्स्ट रिएक्शन में। देखो, जिंक ऑक्साइड ने वाटर के साथ में रिएक्शन करी तो क्या बन गया? जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया। वो आपको पता ही है, वाटर के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक। अब जिंक हाइड्रोक्साइड ने यहाँ पे रिएक्शन करी किसके साथ में? यूजेनॉल। ये क्या है? यूजेनॉल है। अब इसके साथ में रिएक्शन करेगी तो क्या बन जाएगा हमारा? जिंक यूजेनॉलेट। क्या बन गया यहाँ पे? जिंक यूजेनॉलेट बन गया, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? रिमूव हो गए, ठीक। द चिलेट फॉर्म इज अन amorphous gel that tend to crystallize, imparting strength to the set mass. Structure of set cement. The set cement consists of particles of zinc oxide embedded in a matrix of zinc eugenolate. सेटिंग टाइम इज अराउंड 4 to 10 मिनट। कितना टाइम लगता है इसे सेट करने में? 4 to 10 मिनट लगते हैं, ठीक। आपको ये समझ में आया कि क्या है जिंक यूजेनॉल, किस किस तरह से प्रिपेयर हो रहा है? तो देखो, पहले जिंक ऑक्साइड हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या हो जाएगा? जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जिंक हाइड्रोक्साइड यूजेनॉल के साथ में रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा? जिंक यूजेनॉलेट। और इसका सेटिंग टाइम कितना है? 4 to 10 मिनट। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स इसके सेटिंग टाइम को अफेक्ट कर सकते हैं कि, तो देखो, सबसे पहले सेटिंग टाइम मतलब वो कितने टाइम में वो सेट हो रहा है, कितने टाइम में वो एकदम हार्ड हो रहा है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो पार्टिकल साइज भी अफेक्ट करेगा। स्मॉलर जिंक ऑक्साइड पार्टिकल सेट फास्टर, जो जितना ज़्यादा आपका पार्टिकल स्मॉल रहेगा, जितना उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा रहेगा, वो उतनी जल्दी क्या होगा? सेट होगा। पाउडर टू लिक्विड रेशो, पाउडर और लिक्विड रेशो के ऊपर भी रहता है। हायर द रेशो फास्टर द सेट। एडिशन ऑफ एक्सीलरेटर, एग्जाम्पल अल्कोहल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, वाटर मेक द सीमेंट सेट फास्ट। देखो, जो एसिलेटर यूज़ करते हैं जैसे वाटर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड या फिर अल्कोहल, तो उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट होता है। कूलिंग द ग्लास स्लैब स्लो द रिएक्शन, जो हमारा जो ग्लास स्लैब है उसके कूलिंग के ऊपर भी, तो वो क्या करता है? रिएक्शन को स्लो कर देता है। द सेट कैन बी रिटार्डेड बाय एडिशन ऑफ ग्लाइकोल एंड ग्लिसरीन विच एक्ट एज रिटार्डर। प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज कैसी है इसकी? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब रिलेटिवली वीक सीमेंट रेंज फ्रॉम अ लो टू 3 to 4 MPa अप टू 50 to 55 MPa. टेंसिल स्ट्रेंथ range from
0.32 to 5.3 MPa। मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी भी आपको सबको पता है ना। स्ट्रेंथ मतलब होता है कि ये कितना इफेक्टिव है, कितना ये हार्ड है ना, कितनी स्ट्रेंथ है, हम लोग बोलते हैं इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रिलेटिवली वीक सीमेंट रेंज, जो वीक सीमेंट रेंज होती है उसका कितना होता है, फ्रॉम अ लो टू 3 to 4 MPa अप टू 50 to 55 MPa, है ना। इससे अगर 50 to 55 रहा तो उससे अगर उससे ज़्यादा रहा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ रेंज फ्रॉम 0.32 to 5.3 MPa। मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। थर्मल प्रॉपर्टी, दे आर थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज आर एक्सीलेंट। सॉल्युबिलिटी एंड डिसइंटीग्रेशन, मतलब सॉल्युबिलिटी किस में है और डिसइंटीग्रेशन क्या है, मतलब डिसइंटीग्रेशन मतलब बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन। जैसे ये इतना बड़ा पार्टिकल्स है, अब ये इतने 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 छोटे 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 पार्टिकल्स में जब ब्रेक हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन। ठीक। और ये डिसइंटीग्रेट किस में होता है, ओरल फ्लूइड में होता है। एडेसिव, एडिशन एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो पीएच एंड अफेक्ट ऑन पल्प, पीएच इज 66.6 to 8, मतलब एसिडिक टू बेस। दे आर द लिस्ट इरिटेटिंग ऑफ ऑल सीमेंट, ये थोड़ा सभी सीमेंट के कंपेयर में लिस्ट इरिटेट है। दे हैव स्मूथिंग इफेक्ट ऑन द पल्प। तो देखो अब हम लोग इसका कंपोजिशन देख लेते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन के बारे में हम लोग देखेंगे। जिंक ऑक्साइड 69%, जो हमारा जिंक ऑक्साइड है वो कितना होना चाहिए, इसमें 69% होगा। वाइट रेजिन, वाइट रेजिन कितना होना चाहिए, 29.3%। परसेंट मतलब कि अगर आप 100 ml सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें इतना इतना परसेंट आपको ये, वैसे 100 में 29%, 29% मतलब 29 ग्राम, ठीक, इतना। तो जिंक ऑक्साइड 69%, वाइट रेजिन 29.3%, जिंक एसिटेट 1%, जिंक स्टेरेट 0.7%, लिक्विड यूजेनॉल 85%, ठीक है। एंड देन ऑयल कितना होना चाहिए हमारा, 15%। अब मेथड क्या है इसका, जिंक यूजेनॉल सीमेंट और जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग जिंक ऑक्साइड एंड यूजेनॉल प्रेजेंट इन क्लो ऑयल। जो हमारा क्लो ऑयल रहता है ना, क्लो क्या कहता है, जो जैसे कई बार बोलते हैं कि जैसे आपके दांतों में दर्द होता है तो कई बार आपकी मम्मी बोलती होगी या फिर जैसे कोई भी, है ना, कोई भी बोलता है कि थोड़ा सा क्लो को सेक लो और आपके दांतों में रख लो, तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा इफेक्टिव रहता है ना। तो जो हमारी जो सेंसिटिव हो रही है या फिर जो पेन हो रहा है या टूथएक हो रहा है तो उस वजह से क्या वो इफेक्ट देता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, क्लो ऑयल यूज़ करेंगे। जिंक यूजेनोलेट चिलेट इज फॉर्म्ड बाय एन एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजेनोलेट चिलेट इज फॉर्म, जो हम लोगों ने अभी रिएक्शन के थ्रू समझा था वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। जो जिंक यूजेनॉल सीमेंट है या जिंक ऑक्साइड है वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा या फिर ऑयल के साथ में। हम यहाँ पे क्या इसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑयल के साथ में इनका रिएक्शन करवाएंगे, देन फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक यूजेनोलेट चिलेट बनेगा। किसकी वजह से, जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिंक यूजेनोलेट चिलेट, है ना, ये हमें मिलेगा सिलेक्टिंग एजेंट। अब इसके यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड इन डेंटिस्ट्री एज अ फिलिंग और सीमेंट मटेरियल। इसे हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं, फिलिंग और सीमेंट मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। इन टेम्प्ररी फिलिंग फॉर ट्रीटिंग डेंटल कैरीज, ये टेम्प्ररी फिलिंग फॉर ट्रीटिंग डेंटल कैरीज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एज एन एंटी माइक्रोबियल एडिटिव इन पेशेंट, और ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह भी एक्ट करता है। और यूजेस देख लेते हैं हम लोग इसके। फॉर टेम्प्ररी एंड परमानेंटली सीमेंटेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर टेम्प्ररी फिलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कैविटी लाइन्स एंड बेसिस के तरह भी यूज़ करते हैं। पल्प कैपिंग के एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। सेकेंडरी यूज़ क्या है, रूट कैनाल रिस्टोरेशन,
जो हमारा रूट कैनाल हो करवाते हैं हम लोग, उसके टाइम पे भी रिस्टोरेशन, रूट कैनाल सबको पता है क्या होता है अब, है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक यूनिट 2 कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ बताना, और टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना।